पटेल प्रहलाद भी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान की यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है। ये प्रस्ताव अमेरिका पहले भी दे चुका है, हालांकि हिंदुस्तानी वायुसेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो अमेरिका एक तरफ दोस्ती दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में दबदबा भी कायम रखना चाहता है। तो हिंदुस्तान को लेकर क्या है अमेरिका का रुख, इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। दुनिया भर में पहलगाम आतंकी हमले की हुई निंदा। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया रेयर अटैक। द डॉन ने लिखा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे के वक्त हुआ हमला। चीन ने ट्रेड वॉर में अमेरिका को दिया एक और झटका। 86% निर्यात पर लगाई रोक। ट्रंप बोले बीजिंग को समझौता करने की जरूरत। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच नए पोप के चयन को लेकर चर्चाएं तेज। चर्चा में 5 नाम। और चलते चलते में देखेंगे सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का मनाया गया 36वां जन्मदिन। 20 सालों से नहीं खोली आंखें। इन तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमन के हुती विद्रोहियों ने बुधवार सुबह इजरायल पर किया मिसाइल हमला। इजरायल के हाइफा, क्रयोट और अन्य इलाकों में लोगों के बीच फैली दहशत। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल जवाद सईद का हुआ कोर्ट मार्शल। वायुसेना में करप्शन उजागर करने के मामले में मिली सजा। गुजरात समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में आया भूकंप। जानमाल की हानि नहीं, लोगों में फैली दहशत। गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरप्रीत सिंह की अमेरिका में गिरफ्तारी। FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा न्याय किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा सारा विश्व कर रहा है और इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और हर संभव समर्थन की पेशकश की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ पर लिखा कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा। उन्होंने इसे एक निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अपराध बताया और हिंदुस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में हुए आतंकवादी हमले में अनेक लोग हताहत हुए। ये जानकर बहुत दुख हुआ। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी हिंदुस्तानी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। इसके अलावा इजरायली दूतावास और फिर इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भी इस घटना को बर्बर बताते हुए दुख जाहिर किया। सार ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। वहीं यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि वे पहलगाम आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं। हम रोजाना आतंकी हमले का शिकार होते हैं और किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं। इस हमले की निंदा हिंदुस्तान में चीन और पाकिस्तान के राजनयिकों ने भी की है। वहीं इस वक्त भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पहलगाम में आतंकी हमले पर दुख जताया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान से अपना लगाव तरह तरह से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कारोबार को नहीं भूल रहे। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान वेंस ने कहा कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका के साथ रक्षा पर ज्यादा सहयोग करता है तो इससे बहुत कुछ हासिल होगा। F-35 भारतीय वायुसेना को भारत के आसमान की रक्षा करने की क्षमता प्रदान करेगा। इससे पहले ट्रंप भी ऐसा ही प्रस्ताव दे चुके हैं। हालांकि हिंदुस्तान F-35 खरीदने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है। इसका रखरखाव भी दूसरे प्रतिद्वंदी लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा है।
इसकी ऑपरेशनल लागत भी बहुत ज्यादा है, जो वायुसेना के खर्चों को बढ़ा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर वर्ल्ड मीडिया की प्रतिक्रिया की। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया की नजरें इस घटना पर टिकी हुई हैं और दूसरे देशों की मीडिया भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रही है। CNN से लेकर पाकिस्तानी अखबार तक सभी में इस दर्दनाक घटना का जिक्र देखा गया। अल जजीरा ने बताया कि पहलगाम के बैसरन मीडो में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। पुलिस के हवाले से बताया गया कि हमला क्षेत्र में भारी सैन्य कार्रवाई के बीच हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को उद्धृत करते हुए इसे हाल के वर्षों में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला बताया। वहीं रॉयटर्स ने हमले को कई वर्षों में नागरिकों पर सबसे भीषण हमला करार दिया। इसने बताया कि 20 से 26 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जिसमें नेपाल और यूएई के 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एक कम ज्ञात आतंकी समूह कश्मीर रेजिस्टेंस ने हमले की जिम्मेदारी ली, जो कथित तौर पर क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के खिलाफ था। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया गया कि हमलावरों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इसके अलावा बीबीसी ने हमले को पहलगाम के बैसरन मीडो में हुए एक बड़े आतंकी हमले के रूप में रिपोर्ट किया, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसने उमर अब्दुल्ला के बयान को दोहराया कि ये हाल के वर्षों में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला था। बीबीसी ने बताया कि हमलावरों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले को एक बड़े आतंकी कृत्य के रूप में कवर किया, जिसमें दर्जनों पर्यटकों की मौत हुई। इसने हमले की क्रूरता और इसके पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव को रेखांकित किया। अब बात करें CNN की, तो CNN ने हमले को जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए एक भयावह हमले के रूप में वर्णित किया, जिसमें 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। इसने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रियाओं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की निंदा को भी शामिल किया। यानी विश्व मीडिया की इस घटना पर अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमला लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, जिसने कथित तौर पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि इस घटना में 26 से 28 पर्यटकों की जान चली गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ चीन ने मोर्चा खोल दिया है। जहां अमेरिका ने चीन पर 245% का टैरिफ लगाया है, तो चीन की तरफ से भी 125% का जवाबी टैरिफ अमेरिका पर लगाया गया है। इसके साथ ही कई और सख्त व्यापारिक फैसले भी लिए गए, जिसे अमेरिका के लिए झटके के तौर पर देखा गया। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मनमानी के आगे नहीं झुकेगा, और इसी कड़ी में अब चीन की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। चीन ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले लगभग सभी दुर्लभ खनिजों पर रोक लगा दी है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर अमेरिकी निर्माताओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिकी निर्माता पूरी तरह से चीनी माल पर निर्भर है। ऐसे में ट्रंप सरकार पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चीन के इस कदम को अमेरिका पर अपना दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। चीन की पूरी कोशिश है कि अमेरिका अपनी टैरिफ नीति को रद्द कर दे, लेकिन इसका असर पूरे आर्थिक जगत में देखा जा रहा है। इस ट्रेड वॉर से अमेरिका समेत कई देशों को नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी ही दी है कि हम चीन के साथ कठोर व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन बीजिंग को समझौता करने की जरूरत है। अगर चीन व्यापार समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो अमेरिका शर्तें तय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि व्यापार वार्ता में सौदेबाजी में अमेरिका की अहम भूमिका है। ट्रंप ने कहा कि आखिरकार हमारे पास कुछ ऐसा है जो वे चाहते हैं, और आपको इसे उसी तरह से देखना होगा। उन्होंने अमेरिका की मजबूत स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि टैरिफ को कम तो किया जा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के तेवरों को देखते हुए साफ है कि ये जंग अभी नहीं रुकने वाली। और अब अगली खबर में बात पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की। तो कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन ने उनके अंतिम संस्कार की तारीख का अब ऐलान कर दिया है। शनिवार सुबह 10 बजे वेटिकन सिटी में उनका अंतिम संस्कार होगा। वेटिकन ने अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी है। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच नए पोप के चयन को लेकर भी चर्चा काफी तेज है। अब सवाल है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इस चर्चा में 5 नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। इनमें लुइस एंटोनियो, पिएट्रो पारोलिन, पीटर तुर्कसन, पीटर एडो एंजेला स्कोला का नाम अग्रणी माना जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं है। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या कोई महिला पोप बन सकती है? इसका जवाब है नहीं।
अब सवाल यह है कि आखिर महिला पोप क्यों नहीं बन सकती। तो आपको बता दें कि पोप की चयन प्रक्रिया को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनके मुताबिक कोई बैप्टाइज्ड कैथोलिक पुरुष ही पोप बन सकता है। इसके अलावा उनका अविवाहित होना भी जरूरी है। उनका बिशप, कार्डिनल, प्रीस्ट होना जरूरी है। कैथोलिक चर्च के नियमों में महिलाओं का पादरी बनना स्वीकार नहीं किया जाता था। इसी परंपरा के तहत पोप के पद से भी महिलाओं को अलग रखा गया है। हालांकि पोप फ्रांसिस ने महिलाओं को वाचक के तौर पर नियुक्त करने की इजाजत दे दी थी। पोप फ्रांसिस का कहना था कि महिलाओं को योग्यता के मुताबिक पवित्र ग्रंथ पढ़ने और यूचरिस्टिक मंत्रियों के तौर पर सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। कैथोलिक चर्च का कहना है कि जीसस ने सिर्फ पुरुषों को ही ईश्वर के कार्य के लिए चुना था। शुरुआती दिनों में कोई भी महिला चर्च में प्रीस्ट नहीं होती थी, बल्कि महिलाओं को चर्च में कोई जिम्मेदारी ही नहीं दी जाती थी। बाद में उन्हें भी चर्च में सेवा का अधिकार दिया गया। एक स्टडी के मुताबिक कैथोलिक चर्च में पुरुषों को इसलिए भी मान्यता दी जाती है क्योंकि जीसस क्राइस्ट पुरुष थे। ऐसे में उनके शब्दों को वो पुरुष के मुंह से ही सुनना चाहते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपना 36वां जन्मदिन मनाया। सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल, जिन्हें दुनिया स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जानती है, हाल ही में 18 अप्रैल को 36 साल के हो गए। लेकिन उनके 36वें जन्मदिन का ये जश्न बेहोशी की गहरी नींद में डूबा रहा। दरअसल 2005 में लंदन में हुई एक भीषण कार दुर्घटना के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गंभीर ब्रेन इंजरी के बाद वो कोमा में चले गए और पिछले 19 सालों से वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में एक समर्पित मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में बदलाव न के बराबर है। फिर भी 2019 में उनकी उंगलियों और सिर में हल्की हरकत ने परिवार और चाहने वालों में उम्मीद जगाई थी। हालांकि इसके बाद कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। प्रिंस अल वलीद के पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल और मां प्रिंसेस रीमा बिन्त तलाल अपने बेटे के होश में आने की दुआ करते हैं। प्रिंस खालिद ने साफ कहा है कि वो कभी लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो इसे ऊपर वाले की मर्जी मानते हैं। इस जन्मदिन पर परिवार ने कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोगों ने प्रिंस के लिए दुआएं भेजी। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो उम्मीद और विश्वास के साथ उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या एक दिन स्लीपिंग प्रिंस फिर से जाग उठेंगे? ये सवाल आज भी कायम है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।